एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्विक पॉइंट्स देखेंगे फॉर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। या पॉइंट्स आपके आरआरबी, नॉट सेट, किसी भी तरह का नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज हम देखेंगे सबसे फर्स्ट में आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट, आयरन पॉइजनिंग के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल यूज में नहीं आता है। एक्टिवेटेड चारकोल को हम जो है यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से जानते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल का आयरन पॉइजनिंग के अंदर रोल नहीं होता है क्योंकि इट डज नॉट बाइंड मेटल्स लाइक आयरन। आयरन एक मेटल है, तो चारकोल जो होता है वो मेटल के साथ बाइंड नहीं होता है, इसलिए आयरन पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल नहीं यूज में आता है। सेकेंड है हमारा आयरन, जो कि मेटल है, यह रिमेन्स रहता है ब्लड के अंदर फ्रीली। आयरन का जो एंटीडोट है वो होता है डेफेरॉक्सामिन। हम एक्टिवेटेड चारकोल की जगह डेफेरॉक्सामिन आयरन एंटीडोट के तौर पर यूज में लेते हैं। डेफेरॉक्सामिन का क्या रोल होता है? यह चिलेट करता है फेरिक आयन को। इससे क्या बनेगा? फेरॉक्सामिन बनता है, और फेरॉक्सामिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। अगर फेरॉक्सामिन वाटर सॉल्युबल है तो यह इजीली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखेंगे टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी करने का मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या होता है? वो होता है हमारा रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, यानी कि टॉन्सिल के अंदर रिकरेंटली इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहां पर टॉन्सिलेक्टोमी की जाती है। टॉन्सिलेक्टोमी करने के बाद हमारा मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है? हेमरेज जो है वो मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है टॉन्सिलेक्टोमी का। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी बेस्ट पोस्ट ऑप पोजिशन क्या होती है? टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के बाद आप पेशेंट को साइड लाइंग पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है कि आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी बेस्ट फूड क्या रहता है? कोल्ड फ्लूड्स और आइसक्रीम जो होती है हम टॉन्सिलेक्टोमी वाले पेशेंट को देते हैं। लास्ट है हमारा वार्निंग साइन। टॉन्सिलेक्टोमी के बाद अगर फ्रीक्वेंटली स्वेलोइंग दिख रहा है तो वो हमारा वार्निंग साइन है, क्योंकि यहाँ पर हेमरेज का इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ पर हम नाइट्रोग्लिसरीन से रिगार्डिंग 3 चीजें देखेंगे। सबसे फर्स्ट, नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर करने का इंडिकेशन क्या होता है? एक्यूट एंजाइना। एक्यूट एंजाइना के केस के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना रहता है? 1 to 3 मिनट्स ड्यूरेशन लगता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन को हम सबलिंगुअली एडमिनिस्टर करते हैं। सबलिंगुअली एडमिनिस्टर करना है, लेकिन पेशेंट को हमेशा एडवाइस करना है डोंट स्वेलो, स्वेलो नहीं करना है। सबलिंगुअली हम इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है? रैपिडली एब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाइट्रोग्लिसरीन किस तरह से एक्ट करती है? नाइट्रोग्लिसरीन वेनोडाइलेशन करती है, जिसकी वजह से प्रीलोड जो होता है वो डिक्रीज होता है। अगर प्रीलोड डिक्रीज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? मायोकार्डियल का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी डिक्रीज होगा और जो पेन है वो भी रिलीफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, वो है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? नाइट्रेट से तो हेडेक तो होना ही है, साथ ही साथ वाजोडाइलेशन करेगा तो हाइपरटेंशन का भी रिस्क रहता है। अब बात आती है कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके साथ हम नाइट्रोग्लिसरीन को यूज नहीं करते हैं? तो वो है हमारा सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल के साथ हम इसलिए यूज में नहीं लेते क्योंकि अगर हमने नाइट्रोग्लिसरीन और सिल्डेनाफिल दोनों ही ड्रग्स को साथ में दिया तो इसकी वजह से वाजोडाइलेशन होगा, एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंशन वाला कंडीशन डेवलप होगा। अब बात आती है कि इसके डोज को हम कब रिपीट करते हैं? एवरी 5 मिनट 3 डोजेस। मतलब एक टैबलेट देनी है हमें एवरी 5 मिनट में, और मैक्सिमम हम 3 डोज दे सकते हैं। और लास्ट है हमारा चेक बीपी फर्स्ट ऑलवेज। जब भी हम नाइट्रोग्लिसरीन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एडमिनिस्टर करने से पहले आपको हमेशा ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, क्योंकि आपने देखा ही है कि इसका जो साइड इफेक्ट है इसके अंदर भी हाइपरटेंशन रहता है। अगर पेशेंट को हमने हाइपरटेंशन है और फिर से हमने नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया तो काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, नाइट्रोग्लिसरीन से पहले बीपी को चेक करना है। नेक्स्ट हम देखने वाले ऑटिज्म डिजीज कंडीशन को। ऑटिज्म के बारे में सबसे फर्स्ट आएगा हमारा कि इसका अर्ली साइन क्या होता है? पुअर आई कांटेक्ट और नो जॉइंट अटेंशन जो है इसका अर्ली साइन होता है। ऑटिज्म आपको पता ही होगा चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती है। जिन चिल्ड्रंस का आई कांटेक्ट काफी पुअर होता है अर्ली स्टेज के अंदर, तो वहां पर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मे बी ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म वाले बच्चे के अंदर स्पीच इश्यूज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और स्पीच इश्यू के अंदर आप देखेंगे इकोलेलिया जैसा कंडीशन। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बेस्ट क्या रहेगा। तो बेस्ट ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो अर्ली बिहेवियरल थेरेपी स्टार्ट करनी होती है ऑटिज्म की कंडीशन के लिए। अगर ऑटिज्म के साथ साथ उस चिल्ड्रन के अंदर एग्रेशन भी प्रेजेंट है तो उसके लिए जो ड्रग यूज में ली जाती है उसका नाम है रेस्पेरिडोन ड्रग। बात आती है ऑटिज्म चाइल्ड की नर्सिंग केयर की, तो नर्सिंग केयर के अंदर आप इन्वॉल्व करेंगे
एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन प्लान बनाना है, साथ ही साथ उनसे कम्युनिकेशन के लिए विजुअल एड्स जो होते हैं उसे भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले इंटरनल हेमोरॉइड्स की डिग्रीज की अगर बात की जाए तो टोटल जो होती है यहाँ पर 4 डिग्रीज होती है, फर्स्ट से लेकर 4th डिग्री तक। हर एक डिग्री का एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट डिग्री जो होती है उसके अंदर क्या आता है, हेमोरॉइड्स के अंदर ओनली ब्लीडिंग हो रही है तो वो हमारा फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड्स कहलाता है। सेकेंड डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड्स के अंदर क्या होगा, प्रोलेप्स होता है हेमोरॉइड्स, लेकिन साथ ही साथ ये स्पॉन्टेनियसली रेड्यूस हो जाता है तो उसे हम सेकेंड डिग्री हेमोरॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स। थर्ड डिग्री हेमोरॉइड्स के अंदर प्रोलेप्स तो प्रेजेंट होता है लेकिन हमें मैनुअल रिडक्शन की जरूरत होती है, स्पॉन्टेनियसली रेड्यूस नहीं होता है तो वो हमारा थर्ड डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड्स कहलाता है। और फिर आता है हमारा फोर्थ डिग्री। तो फोर्थ डिग्री के अंदर क्या होता है, परमानेंटली प्रोलेप्स रहता है तो वो हमारा फोर्थ डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। आपको एग्जाम के अंदर कोई भी की फीचर्स देखकर पूछा जा सकता है कि कौन सा डिग्री का इंटरनल हेमोरॉइड्स है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सबसे फर्स्ट है प्लेसेंटा क्रॉसिंग आईजीजी ओनली। प्लेसेंटा को जो क्रॉस कर सकता है वो है हमारा आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन ओनली। इसके अलावा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स हमारा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन देता है, वो है आईजीएम। प्राइमरी इन्फेक्शन में जो एंटीबॉडी सबसे पहले आती है वही हमारा आईजीएम है। नेक्स्ट है हमारा म्यूकोसल प्रोटेक्शन। म्यूकोसल प्रोटेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन ए द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आईजीए म्यूकोसल प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यह प्रेजेंट होता है सलाइवा, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एलर्जी। एलर्जी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है आईजीई। इसी के साथ ही यह पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर भी आईजीई एलिवेट होता है। और लास्ट है हमारा बी सेल मार्कर। बी सेल मार्कर हम किसे कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन डी को। आईजीडी का काम फाइट करना नहीं बल्कि बी सेल को पहचानना है। सिंपली अगर हम कहें तो बी सेल का आइडेंटिटी कार्ड है हमारा आईजीडी। इस पॉइंट के अंदर हम देखने वाले द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। हार्ट वॉल की 3 लेयर होती है। सबसे फर्स्ट है हमारा एंडोकार्डियम, सेकेंड लेयर आएगी मायोकार्डियम और थर्ड आती है एपिकार्डियम। अब हम इसकी बात करते हैं कि अंदर से बाहर कौन सा सीक्वेंस होता है, तो सबसे अंदर जो होती है वो होती है एंडोकार्डियम, बीच में जो होती है वो मायोकार्डियम लेयर होती है और जो आउटर मोस्ट होती है वो है एपिकार्डियम। अगर हम बात करें यहाँ पर एंडोकार्डियम लेयर के बारे में, एंडोकार्डियम जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, जो कि एंडोथेलियम की बनी होती है। अब हम बात करेंगे मायोकार्डियम के बारे में। मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है, साथ ही साथ थिकेस्ट लेयर भी है। यह कार्डियक मसल की बनी होती है और इसका मेनली जो काम होता है वो होता है हार्ट का पंपिंग एक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है मायोकार्डियम लेयर से। और लास्ट है हमारा एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट वॉल की और यह एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है हार्ट वॉल की तरफ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने देखा कि लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल जो होती है किसकी बनी हुई होती है और उसका सीक्वेंस क्या होता है।